हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक का भाग सेकंड मल्लिका। परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल मैं ठीक कर रहा हूँ। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका किंतु मातुल 2 रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रतिपितामह के दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका तुम अपने भागिने की बात कर रहे हो। मातुल उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशानुवत कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मातुल मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। मल्लिका कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को अंगुलियों से मसलने लगती है। अंबिका मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी में अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर है जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी भागिनी लोकनीति में निष्प्राण है। मातुल साहस रुक जाता है। मातुल वह लोकनीति है तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और बदल गया तो बदल गया, फिर रुक सकता है। तुम्हें सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निष्पेक्ष बाहर से आता है। निक्षेप मातुल आप सभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल यह भी कहा था कि किंतु वह भी तो कहा था कि यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप किंतु मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप नहीं मातुल मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप उन्हें कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती है। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णता की रेखाएं में बदल जाती हैं। मातुल कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं है और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे हैं। सौभाग्यवंश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर में आ जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल
कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कवि वही आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता सुनकर रुक कर जलते अंगारों की सी दृष्टि से मुझे देखा। ये राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसी कहाँ जैसे राजकीय मुद्राओं आपके विरह में धुली जा रही हो और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह दूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं, आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। निक्षेप ने कहा कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए कि मैंने मातुल का इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही जाते हैं। परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता है। निक्षेप, विचक्षणता? अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप, इससे विचक्षणता क्या है? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना पड़ता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधित्व मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है? निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता हूँ। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। थाली के लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्व प्रतिष्ठा द्वार होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती है। अंबिका, तो उससे बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उसके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उसका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य का कोई हानि नहीं होगी।
राजकीय का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु सवार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कभी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार में से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आइए। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय में भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुक रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहती हूँ अंबिका। निक्षेप कहता, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ जाते हैं जिन्हें यह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंधे से रुंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका भावना, ओह। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी डियोडी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। विलोम, गिरे हुए मेघों में आज असमय अंधकार कर दिया। अंबिका, माँ, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल में मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाई ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दो। अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम मल्लिका को सह नहीं दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में जाऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है और कालिदास क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रही हो इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहती अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कि कालिदास उज्जैन जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोके के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना नहीं चाहोगे। आश्चर्य। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी क्या। अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्या तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है। दूर से देखने वाला भी जान सकता है इस वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन और शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को कितने अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर का अनुभव न हो,
और आज जब कि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेले ही रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं यह सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जमजमा के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। मैं यही इसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका होता आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विलोम, विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ जाता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुंह पर पड़ता है। सुना है राजधानी में निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ। विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह से आकर्षक और रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह के विलास भूमियाँ। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य से विलोम, यह समय स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ से देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर पसंद नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। यहाँ कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है। कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की ओर मैं देखता रहता हूँ। विलोम, क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता? संभवतः फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर तक कर देगा ना। कालिदास, में वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कौन कह रहा? कालिदास कह रहा। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानता चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो न जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनगलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनगलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरे ओर चला जाता है। इसमें अनगलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती है। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है।
मल्लिका, आर्य विलोम, आप विलोम उसे दृष्टि से रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके लिए भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मूड पड़ता है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में ही अंधकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अंधकार प्रवेश? मैं क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहीं तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अंधकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम्हें बताओ तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अंधकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी और से भी पूछ ले। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठा के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले जाता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठा का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित है। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठा का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। और एक बात कालिदास भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, ये तुम मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्री स्वीकार करने का नहीं है। उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है मल्लिका, और वह प्रश्न है न। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो न? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती हैं और ऊपर की ओर देखने लगती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर की संगति बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखों देख सकती हो। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कुहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को विकसित होने
का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर टोड़ी भी रख लेती है। विश्वास करते हो न कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुंबन अनुभव करने भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों में इस भूमि से जुड़ा हूँ। इन सूत्रों में तुम हो आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली, ये हरियालों के बच्चे पशुपाल है। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। और यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसे टेका लगा लेती है। मल्लिका, यहाँ क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि में तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि में तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते हो कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा उस कोमलता को स्पर्श अवश्य पा लेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षा की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। कालिदास कह रहा है। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास को क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी। उठकर आते मेघों को घिर जाया करूंगी। बिजली क्रौंती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपककर अपने आंसू सुखाती है। लगता है कि फिर वर्षा होगी। यूं ही बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंद रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छुपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है। साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। मैं अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है। झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम अस्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यही रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं। कल ये उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में छुपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है।